इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज एंड वी विल सी है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो लगभग जो है 8 मिनट 20 सेकेंड, या हम कह सकते हैं कि 16 से 20 सेकेंड लेता है। ठीक, 8 मिनट 20 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है? तो पृथ्वी की घूर्णन दिशा जो है वो है पश्चिम से पूर्व। क्या है? पश्चिम से पूर्व। अब देखो, घूर्णन दिशा और परिक्रमण की दिशा में क्या अंतर होता है? तो घूर्णन दिशा मीन्स अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन, जिसके कारण दिन और रात होता है। पर जब ये पृथ्वी ऐसे परिक्रमा करती है तो इसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण। ठीक है, इस तरीके से पृथ्वी, और परिक्रमा किसकी करती है? सूर्य की करती है। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो हमारा आंसर हमने देख लिया है कि ऑप्शन ए सही है हमारा, पश्चिम से पूर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के साइड में सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, सिक्किम और नेपाल में है ये कंचनजंगा। ठीक, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,586 मीटर। ओके, अब जो सबसे जो हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसका नाम क्या है? एवरेस्ट। आप सबको पता है। तो एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। क्या है? 8,848 मीटर है। ठीक है, डिफरेंसेस पता चला आपको कि कंचनजंगा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई हमने ये देख ली। ये एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? 8,848, जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ओके, हमने दोनों देख लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हम, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील। कौन सी है? नील नदी। नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अमेजन जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन क्या है? सबसे बड़ी नदी है। ओके, याद हो गया होगा आप लोगों को कि नील जो है सबसे लंबी नदी है और अमेजन जो है सबसे बड़ी नदी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है? तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है ए, 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। तो आप कहेंगे कि सर जब अगर पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक 3 जनवरी को होती है तो उस समय ठंडी की सबसे ज़्यादा क्यों होती है? ये बात भी है। ठीक है, फिर उस समय ठंडी क्यों ज़्यादा होती है? तो ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सबसे ज़्यादा, अगर वो सबसे क्लोज है, सूर्य और पृथ्वी सबसे नज़दीक हैं, फिर भी ठंडी क्यों रहती है? या मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आप नहीं बता पाए तो बताइएगा, मैं फिर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए सही है। ए को दक्षिण गंगा कहा जाता है, मीन्स गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगर गोदावरी की हम बात करें तो ये कुल 1465 किलोमीटर की लंबाई तय करती। कितने किलोमीटर की लंबाई तय करती है? 1465 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। और ये जो है इसका उद्गम जो है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से होती है। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से होती है। और ये अंत कहाँ होता है इसका? इसका अंत होता है बंगाल की खाड़ी। कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। इसके बीच वो कितने किलोमीटर चलती है? 1465 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहलाता है? तो जापान जो है सूर्योदय की भूमि कहलाता है। जापान को हम क्या कहते हैं? सूर्योदय की भूमि। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार है। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अगर हम बात करें कि पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान, तो वो है अंटार्कटिका। ठीक है, वहाँ पे क्या है? बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है?
एशिया तो नहीं है, एशिया क्या है, सबसे बड़ी है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, एशिया है, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है। एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी को पता होगा कि विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी जैसी रोग होती है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B1 को जो है थायमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थायमीन। तो हमारा आंसर हो जाएगा थायमीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो इसमें से कौन सा हो ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी सही है, नींबू। नींबू क्या है, नींबू में जो है विटामिन सी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले ये कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। ठीक, विटामिन डी शरीर में किसकी सहायता से बनता है? तो विटामिन डी जो है वो हम सभी ने सुना है कि सूर्य की किरणों से बनता है, या सूर्य की किरणों की सहायता से जो है विटामिन डी बनता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। विटामिन ई को क्या कहा जाता है? तो विटामिन ई को जो है हमारा ऑप्शन जो सही है वो है टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। विटामिन के किस प्रक्रिया में सहायक होता है? तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगर हम स्कर्वी रोग की बात करें तो विटामिन सी की कमी के कारण जो है होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वेरी सिंपल, विटामिन B1 के कारण बेरी रोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? तो आप सबको पता होगा कि विटामिन डी के कमी के कारण होता है। ये अधिकतर बच्चों में होता है। अधिकतर क्या होता है? बच्चों में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक सिर्फ एक ही सदन में प्रस्तुत किया जाता है। वो कौन सा सदन है? लोकसभा। लोकसभा में सबसे पहले धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट युद्ध जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पेपरों में। ठीक है, हम देख लेते हैं पहला क्या है। पहला है हाइडास्पीस का युद्ध, जो कि 326 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? 326 ईसा पूर्व में। ये किसके बीच होता है? सिकंदर और राजा पोरस के बीच में होता है। किसके बीच? सिकंदर और राजा पोरस के बीच में होता है। सिकंदर ने पोरस को इसमें हरा दिया था। पोरस की हार हो गई थी, लेकिन पोरस जो है वो बहुत ज़्यादा वीरता के साथ सिकंदर से लड़ाई किया था। तो सिकंदर इसलिए उसको सम्मान दिया, भले ही सिकंदर जीत गया था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में। अशोक बनाम कलिंग। अब देखते हैं यहाँ से जो है ये अशोक ने जीता था। यहाँ से जो है अशोक ने युद्ध ना करने की प्रण लिया था कि अब वो युद्ध नहीं करेगा। इसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत अच्छा काम किया। अशोक ने धम्म नीति अपनाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध हम सबको पता है कि 1191 में ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। और ये भी पूछा जा सकता है कि वो किसके बीच हुआ। तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें विजय कौन हुआ। तो इस तराइन के प्रथम युद्ध में जो विजयी हुआ था वो हुआ था आपका पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। वही मोहम्मद गौरी की विजय हुई। ठीक, 1192 में हुआ और इसमें विजय किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की।
अब इसी के कारण क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। अब जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हम देख रहे हैं कहाँ से पड़ी, कि तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध देख लेते हैं हम। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में। 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर की इसमें विजय हुई थी, और जब बाबर की विजय हुई तो यहीं से है जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। जैसे कि मुगल साम्राज्य में यहाँ से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इस तरीके से इन लोगों की पीढ़ी चली है। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ। अब 1527 में खानवा का युद्ध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, युद्ध है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर किसमें विजय हुई थी। अगर इस युद्ध की बात करें, खानवा के युद्ध की बात करें, तो बाबर लगभग हार गया था, पर उसने अपने सैनिकों को मोटिवेट किया और फिर उसके सैनिकों ने अच्छा प्रदर्शन किया, और लास्ट में जो है बाबर विजय होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध, जो 1528 में हुआ था। क्या है, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। किसके बीच में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में बाबर का विजय हुआ। आप इसमें इतना याद रखिएगा कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो 1556 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। अब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं, तो आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि प्रथम युद्ध पानीपत का कब हुआ था। ठीक है, द्वितीय युद्ध तो हम 1556 में हुआ था। अकबर बनाम हेमू, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर की विजय हुई थी और मुगल शासन जो है और सुदृढ़ हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह, इनके बीच हुआ था। ठीक है, अकबर की सेना इसमें विजय हुई और राणा प्रताप की क्या हुई, महाराणा प्रताप की हार हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, 1761 में। ये किसके बीच हुआ, अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, और अब्दाली की विजय हुई। विजय किसका हुआ इसमें, अब्दाली विजय हुआ और मराठा शक्ति और कमज़ोर हो गई। और ये मराठों का सबसे बड़ी हार थी। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है मराठों के लिए बहुत ज़्यादा विनाशक रहा और मराठों का सबसे बड़ी हार माना जाता है पानीपत का तृतीय युद्ध। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1757 ईस्वी में। यहाँ ब्रिटिश के साइड से कौन लड़ रहा था, तो क्लाइव लड़ रहे थे, और इस साइड से कौन लड़ रहा था, सिराजुद्दौला। ब्रिटिशों की विजय हुई, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। अब यहाँ से अंग्रेज जो है राजनीतिक सत्ता धीरे धीरे अपनाने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ वो कब हुआ, 1764 में। 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। अंग्रेज बनाम मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। अब एक साइड अंग्रेज थे और एक साइड थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। अब इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों का विजय हुआ और बंगाल पे पूर्णतः नियंत्रण किसका आ गया, अंग्रेजों का आ गया। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे सारे मामले जो है वो खुद देखने लगे और राजनीतिक सत्ता जो है वो पूर्णतः किस में आ गई, राजनीतिक सत्ता पूर्णतः किस में आ गई, अंग्रेजों में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।